हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 19 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता और बीत गया। सभी का प्यार अपनी अपनी जगह पर परवान चढ़ रहा था। जहाँ विशाल को उसका बचपन का प्यार वापस मिल गया था और वो उन्हीं लम्हों को वर्षा के साथ वापस जी रहा था, तो वर्षा के साथ समय बिताने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। रोज किसी न किसी बहाने से थोड़े टाइम के लिए ऋषभ के घर आ ही जाता। वहीं उसे देखते ही वर्षा का चेहरा खिल उठता था। तो वहीं राघव और दीपिका भी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। साथ ही दोनों अपने जीवन में आने वाले नए बदलाव यानी कि उनकी सगाई को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। आखिर इस वजह से अब उन दोनों के प्यार को एक रिश्ते का नाम मिलने वाला था। और वहीं हमारे लव बर्ड्स ऋषभ मानवी, उनकी अपनी ही खट्टी मीठी नोकझोंक तकरार जारी थी। इस बार ऋषभ बच्चों की तरह जिद पर अड़ गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मानवी से अपनी जिद पूरी करवा कर ही रहेगा। उसकी नाराजगी कुछ अब ऐसी हो गई थी कि घर वालों को भी दिखने लगी थी, पर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ जो एक दूसरे से रूठे रूठे डोल रहे हैं। ये सभी ने सोचा। थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो सभी में होती रहती है। समय के साथ दोनों अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉर्ट आउट कर लेंगे, इसीलिए किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी सगाई की तैयारी में बिजी हो गए। क्योंकि कल सगाई थी तो तैयारियां जोरों शोरों पर थी, क्योंकि सगाई दो रईस खानदानों के बीच थी, इसीलिए वहां मीडिया भी आने वाली थी। तो सभी घर वालों ने कल के ही दिन मानवी को मीडिया के सामने एज ए सैगल परिवार की बहू अनाउंस करने का फैसला कर लिया था। क्योंकि अब शादी को भी बहुत टाइम हो गया था और दोनों अपने रिश्ते में खुश भी थे, इसीलिए उनकी शादी को ऑफिशियली अनाउंस करने का फरमान दादाजी ने सुना दिया और उनकी बात को मना करने की ताब किसी में न था। इस वक्त ऋषभ अपने ऑफिस में बैठा फाइलों में उलझा हुआ था। वहीं मानवी भी अपना काम कर रही थी, पर बार बार ऋषभ को जरूर देख रही थी। एक हफ्ते से वो ऋषभ से परेशान हो चुकी थी, उसकी बेतुकी बातें, जिससे आज सुबह भी मानवी जब उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी तो उसने मानवी को इग्नोर कर दिया और बिना ब्रेकफास्ट किए ही उसे घर छोड़कर ऑफिस चला आया। उसके इस बर्ताव पर आज जानवी जी ने मानवी से पूछ ही लिया कि क्या उन दोनों में कोई बात है, तो मानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उनकी बात को टाल दिया। पर असल में उसे ऋषभ पर अब गुस्सा आने लगा था। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हुआ तो मानवी ने खुद को कंट्रोल किया और ऋषभ के पास आकर बोली, लंच का टाइम हो गया है, खाना लगा दूं? पर ऋषभ तो ठहरा ऋषभ, उसने मानवी को फुल ऑन इग्नोर कर दिया और ऐसे दिखाने लगा जैसे मानवी वहां है ही नहीं, और चुपचाप से अपना वैसे ही काम करते रहा जैसे कर रहा था। उसका यह बर्ताव आज मानवी की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। एक हफ्ते से ऋषभ उसके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा था। उसने गुस्से में ऋषभ के हाथ से फाइल छीनी और ऋषभ से बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों एक हफ्ते से यूं सड़ा हुआ मुंह बनाकर घूम रहे हैं और बेवजह हम दोनों की अनबन में परिवार वालों को भी घसीट रहे हैं? खाने की पूछो तो जवाब नहीं, कुछ काम की पूछो तो भी मुंह में दही जमा रखा है। उसके इस तरह बोलने से ऋषभ गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसने फाइल लेने को हाथ बढ़ाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो मानवी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और फाइल दो मुझे। तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ मैं, काम करना है मुझे। उसकी बात सुनकर मानवी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और फिर वो ऋषभ को गुस्से में घूरते हुए बोली, क्या कहा? मैं फ्री बैठी हूँ? अब तो मैं ये फाइल आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाली जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर आपको चाहिए क्या। इतना कहकर वो उस फाइल को लेकर इधर-उधर भागने लगी। वहीं ऋषभ भी उस फाइल को लेने के लिए उसके पीछे-पीछे भागने लगा। दोनों केबिन में एक दूसरे के पीछे चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे थे। मानवी ऋषभ के हाथ में नहीं आ रही थी और ऋषभ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। दोनों की पकड़म-पकड़ाई जारी थी। भागने की वजह से सांसें फूलने लगी थी, धड़कन भी तेज हो गई थी, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था, ना ही हार मानने को। आखिर में मानवी को हार न मानता देख ऋषभ ने अपनी दिमाग की तिकड़म भिड़ाई और जैसे ही मानवी टेबल की तरफ पहुंची तो ऋषभ ने उसे पकड़ने के लिए जल्दी सोफे पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी और जल्दी से मानवी का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। वहीं पीछे से खींचने की वजह से मानवी एकदम से ऋषभ के सीने से टकराई और उसकी बाहों में जा गिरी। अब मानवी नाराजगी से उसकी बाहों से उठकर उससे दूर जाने लगी तो ऋषभ ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और घुमाकर टेबल से लगा दिया। फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, ये तो गलत बात है मिसेस सहगल, पहले खुद ही परेशान कर रही थी और अब जब मेरी बारी आई तो दूर जा रही हो। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो?
अपनी बात हो तो किसी की भी तरह नौटंकी कर मनवा लेती हो, और जब बात मेरी आई तो हमेशा ना नुक्कर करना और फिर बाद में खुद ही गुस्सा दिखाना। तो मानवी उसकी तरफ देखते हुए, हाँ, तो ये हक है मेरा अपनी बात मनवाना, आपसे नाराज होना, आप पर गुस्सा करना, और आपको उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। और आप है कि उल्टा मुझसे ही मुंह फुलाए घूम रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं भी आपको वैसे ही परेशान करूंगी जैसे आप मुझे कर रहे हैं। वैसे भी आपने कहा सुना है कि कोई पति अपनी पत्नी से जीत पाया है? तो ऋषभ उसकी खुली कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने करीब कर उसके बेहद करीब आते हुए, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? और हाँ, मुझे मजबूर मत करो ये हक का नाम लेकर। अगर हक जताने पर आया तो जो चाहता हूँ वो कर भी लूंगा और जीत भी जाऊंगा, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। तो वो तो बस अपनी इच्छा में तुम्हारी भी मंजूरी चाहता हूँ। तो मानवी बड़ी गहराई से उसकी नज़रों में देखते हुए, अच्छा, तो अब आप अपनी बात मनवाने के लिए मुझसे जोर जबरदस्ती करेंगे? वो कैसे, बताइए तो जरा। इतना कहते हुए गहराई से उसकी नज़रों में देखने लगी तो ऋषभ भी उसकी नज़रों में देखते ही अपने एक हाथ में उसकी गर्दन ले जाते हुए उसके बालों तक ले आ गया, फिर झटके से उसके बालों को झटक दिया जिससे उसका चेहरा ऊपर हो गया। तो ऋषभ ने मजबूती से उसकी गर्दन को थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ठीक है, अब जब तुम मुझे चैलेंज कर ही रही हो तो मैं भी तुम्हें साबित कर दूंगा कि जब ऋषभ साइकिल को मांगने से उसका हक ना मिले तो वो उसे लेना भी जानता है। इतना कहकर बिना वक्त गवाए उसके होठों पर होठ रख दिए। वहीं मानवी उसकी इस हरकत से थोड़ा कशमश आई, और उसकी छुअन से वो भी मदहोश हो चुकी थी। इसीलिए 2 पल बाद भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को ऋषभ की गर्दन में लपेट दिया और उसका साथ देने लगी। दोनों एक बार फिर दुनिया जहां से बेखबर एक दूसरे की मोहब्बत में डूबकर एक दूसरे की नाराजगी को दूर करने लगे। आज पूरे शैगल मेंसन में बहुत चहल-पहल थी। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। हर कोई जल्दी-जल्दी से अपना काम निपटाने पर लगा हुआ था, क्योंकि आज राघव दीपिका की सगाई थी। साथ ही आज मानवी भी पूरी दुनिया के सामने सैगल परिवार की बहू के रूप में आने वाली थी। तो तैयारियां जोरों-शोरों पर चल रही थी। पूरे शैगल मेंसन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आखिर सैगल परिवार मुंबई के नामी परिवारों में से एक था। वहीं ऋषभ मुंबई के टॉप 10 बिजनेसमैन में से नंबर 1 पर था। तो सगाई में जोरों-शोरों का खर्चा तो होना ही था। वहीं वर्षा के मम्मी-पापा और विशाल की मां ने वर्षा और विशाल के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था, जिसमें पूरा परिवार शामिल था। दरअसल ऋषभ ने विशाल और वर्षा की गैर मौजूदगी में सभी परिवार वालों को उन दोनों के प्यार के बारे में बता दिया था। साथ ही ये भी कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिससे घर वाले एक पल को तो हैरान हो गए थे, पर बाद में खुश भी हो गए। विशाल की मम्मी को अब समझ आया कि क्यों उनका बेटा हर बार उनके पूछने पर शादी के लिए मना कर देता था। इसी खुशी में सभी लोगों ने दीपिका की सगाई वाले दिन ही उन दोनों की सगाई करने का फैसला लिया और उन्हें सरप्राइज देने का प्लान बनाया। वहीं विशाल और वर्षा, वो दोनों इस बात से बेखबर थे। कुल मिलाकर सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं कोई और भी था जो मानवी के लिए एक अलग ही प्लान बना रहा था, जिससे वो मानवी की खुशियां बर्बाद कर सके। अब देखना ये था इसमें किसकी कोशिश सफल होती है और किसकी नहीं। इसी तरह सभी तैयारियों में कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। घर में सभी लेडीजों को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियंस आ चुकी थी। वहीं सभी घर के मेल मेंबर अलग अपने कमरे में तैयार हो रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर में फंक्शन शुरू होने वाला था। सभी रिश्तेदार और मीडिया वाला भी आ चुके थे, जो कि नीचे बाहर गार्डन में चहल पहल करते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, साथ ही स्नैक्स का आनंद फरमा रहे थे। तो दादा दादी और घर के बाकी के परिवार वाले, जिनमें आज मालती जी और विशाल की मम्मी भी शामिल थी, वो सभी सगाई में शामिल हो रहे थे। सभी रिश्तेदार का स्वागत कर रहे थे। वहीं ऊपर अलग अलग कमरों में सभी लड़कियां और सभी लड़के तैयार हो चुके थे। जहां राघव और ऋषभ ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट कैरी किया हुआ था, तो वहीं विशाल ने ब्राउन कलर का 3 पीस सूट कैरी किया हुआ था। तीनों के अच्छे से सेट किए हुए बाल और उन पर उनका कातिलाना अंदाज, जो उनकी अपनी अपनी महबूबा के ऊपर बिजली गिराने के लिए काफी था। तीनों ही इस वक्त बेहद हॉट एंड हैंडसम लग रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके खुद के ऊपर ही आज बिजली गिरने वाली है, क्योंकि उनकी हसीनाएं भी आज कम हसीन नहीं लग रही थी।
उन्होंने भी आज उन तीनों का सरेआम कत्ल करने के लिए अपने रूप रंग को बेहद सलीके से निहारा था, लेकिन इस बीच विशाल और वर्षा को एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि उन लोगों को भी उनके जैसे तैयार क्यों किया जा रहा है, ये होने को क्यों बोला है, जबकि सगाई तो आज राघव और दीपिका की है। फिर उन्होंने अपने सभी विचारों को झटक दिया और चुपचाप से तैयार होने लगे। थोड़ी देर में तीनों लड़के निकलकर अपने कमरे से बाहर आ गए। ठीक उसी वक्त उनके सामने वाले रूम में से लड़कियां भी बाहर निकली और उन सभी की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो वो अपने होशो-हवास खोकर एक दूसरे को देखने लगे। जहां लड़कियों का उन लड़कों का लुक देखकर बुरा हाल था, तो वहीं लड़के भी उन लड़कियों के हुस्न को देखकर आहें भर रहे थे, जो आज कयामत की तरह निखर कर उनके सामने आ रहा था। मानवी ने आज गोल्डन कलर का लहंगा पहन रखा था, जिस पर मिरर वर्क हो रखा था, जो कि लाइट की रोशनी में झिलमिला रहा था। कानों में डायमंड झुमके और गले में भी डायमंड का नेकलेस, हाथों में चूड़ा, चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर डार्क पिंक शेड लिपस्टिक, कुल मिलाकर इतनी हसीन लग रही थी कि ऋषभ उसे देखते ही अपने होश खो बैठा था। वही हाल मानवी का भी था। आज उसे ऋषभ बहुत हैंडसम लग रहा था। हाथों में पहनी घड़ी और कड़ा और सलीके से सेट किए हुए बाल उसे एक अलग ही लुक दे रहे थे, इसलिए मानवी भी उसे एकटक देख रही थी। वहीं वर्षा ने ग्रीन कलर का लहंगा कैरी किया हुआ था, जिस पर उसने हल्की डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी। एक हाथ में घड़ी तो एक हाथ में डायमंड के कंगन। मेकअप उसका भी लाइट था, लेकिन स्मोकी आई मेकअप एंड लाइट रेड लिपस्टिक जो उसे बेहद खूबसूरत दिखा रहे थे। साथ ही खुले बाल जो उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। दुपट्टे को उसने हाथों में कैरी किया हुआ था। बस इतना ही विशाल को घायल करने के लिए काफी था। वो अपने दिल पर हाथ रखे एकटक वर्षा को देख रहा था। वहीं दीपिका ने डार्क मैरून कलर का गाउन पहन रखा था, जिस पर उसने डायमंड का हेवी नेकलेस ले रखा था, जो कि उसे मालती जी ने दिया था अपनी खानदानी ज्वेलरी के तौर पर। कानों में बड़े बड़े इयररिंग जो कि उसी नेकलेस के मैचिंग के थे। हाथों में डायमंड के कंगन। बालों को उसने खुला छोड़ रखा था। मेकअप डार्क था, साथ ही होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगी हुई थी, जो उसे हॉट लुक दे रही थी। उसे देखते ही राघव का दिल जोरों से धड़क उठा था। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। उसका बस चलता तो वो अभी आगे बढ़कर दीपिका को अपने आगोश में समा लेता और उसे जी भर के प्यार करता, लेकिन वक्त की नजाकत को उसने यह ख्याल छोड़ दिया और आंखों में ही उसकी खूबसूरती को अपने रोम रोम में बसाने लगा। वहीं दीपिका भी आज राघव को इस रूप में देखकर और ज्यादा उस पर मोहित हो उठी थी, क्योंकि अक्सर उसने राघव को फॉर्मल कपड़ों में देखा था, लेकिन आज उसे एक बिजनेसमैन की तरह 3 पीस सूट में पहली बार देखकर उसका भी दिल जोरों से धड़क रहा था। सभी एक दूसरे को इसी तरह एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देख रहे थे, और वो ये भी भूल गए कि उन्हें पार्टी में जाना था। तभी उनके कानों में दादी जी की आवाज पड़ी, जो माइक में सभी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए उनसे यहाँ आने के लिए धन्यवाद बोल रही थी। तो सभी ने चुपचाप से अपनी नजरें एक दूसरे से हटा ली और नीचे चले आए, क्योंकि थोड़ी देर बाद बुआ जी के कहने पर सभी को बाहर जाना था। दादाजी के सभी का अभिवादन करने के बाद शिवम जी स्टेज पर आए और सगाई में आए हुए सभी मेहमानों से बोले, अटेंशन एवरीवन। जैसा कि पापा ने कहा, आप सबका इस शुभ मौके पर आना हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरी बेटी की सगाई है, जो कि रितेश बजाज के बेटे राघव बजाज के साथ है। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज से और रूबरू करवाना चाहता हूँ, कि वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, आज से लगभग 10 महीने पहले जब मेरे बेटे की शादी नवीन गुप्ता की बेटी अनुष्का गुप्ता से हुई थी और हमने अपनी बहू को पूरी मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो आज एक सच आप सबके सामने, और वो ये है कि उस वक्त मेरे बेटे की शादी अनुष्का गुप्ता से नहीं हुई थी। इसीलिए हमने अपनी बहू को आप लोगों के सामने मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। दरअसल कुछ वजह से लास्ट मोमेंट पर हमने अपने बेटे की शादी अनुष्का गुप्ता की जगह मानवी से करा दी। उनकी बात सुनकर सभी मेहमान, जो कि मानवी को नहीं जानते थे, और मीडिया वाले, वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। तभी शिवम जी आगे बोले, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हम नहीं चाहते थे उस वक्त हमारे बेटे बहू का रिश्ता सबके सामने आए, क्योंकि उस वक्त उस रिश्ते को लेकर वो दोनों खुद श्योर नहीं थे कि वो आगे उस रिश्ते को निभा पाएंगे या नहीं। लेकिन अब जब सब ठीक है और वो भी अपने रिश्ते में खुश है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बहू से मिले। इसीलिए स्वागत कीजिए मेरी बहू मानवी और मेरे बेटे ऋषभ का। इतना कहते हुए उन्होंने अपना हाथ एंट्रेंस गेट की ओर कर दिया, तो पूरे गार्डन की लाइट डिम हो गई और सारा फोकस एंट्रेंस गेट पर हो गया।
तो सभी की नज़रें एंट्रेंस गेट की ओर घूम गई और सभी की नज़रें ऋषभ और मानवी पर ठहर गई। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। दोनों ही एक साथ में परफेक्ट कपल लग रहे थे। कुछ लोग तो हैरानी से मानवी को देख रहे थे, जिनमें से कुछ मीडिया वाले थे, क्योंकि वो लोग मानवी को पहचान गए थे कि ये वही मॉडल है जिसने कुछ महीने पहले पुणे में ऋषभ की कंपनी की तरफ से फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और जीत भी गई थी, जिसकी वजह से अब भी ऋषभ के पास मुंबई का नंबर 1 बिजनेसमैन होने का टाइटल था। तब से ही कुछ लोग मानवी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। वजह थी कि मानवी मॉडलिंग नहीं करना चाहती थी। ऋषभ ने उसे कहा भी था कि मॉडलिंग करने के लिए, पर उसने साफ मना कर दिया कि उसे ऐसा काम पसंद नहीं। वो तो उसने ऋषभ की मदद के लिए उस वक्त मदद की थी, इसलिए ऋषभ ने उस पर इस बात के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि वो मानवी को उसके मन के हिसाब से काम करने देना चाहता था, ना कि उस पे अपनी मर्जी थोपना चाहता था। अब सब लोग जल्दी से उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगे। वहीं ऋषभ और मानवी मुस्कुराते हुए ऊपर स्टेज पर शिवम जी के पास आए, तो शिवम जी ने प्यार से उसका कंधा थपथपा दिया। और फिर सभी की ओर देखते हुए मानवी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे बेटे को तो आप सब जानते ही हैं, और ये है मेरी बहू, जो मेरे लिए बेटी से बढ़कर है। आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग मानवी को जानते भी होंगे। दरअसल मानवी वही है जिसने कुछ महीनों पहले हमारी कंपनी की तरफ से पुणे में होने वाले फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। दरअसल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी मेन मॉडल निशा परमार उस वक्त रैप वॉक करने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उस वक्त फिर हमारे पास कोई और मॉडल न होने की वजह से ऋषभ ने मानवी से मदद मांगी, तो मानवी ने उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तभी एक मीडिया पर्सन शिवम जी से सवाल करते हुए बोला, तो क्या आगे भी मानवी जी मॉडलिंग करेगी? तो शिवम जी मुस्कुराते हुए उससे बोले, इसका सवाल तो सिर्फ मेरी बहू ही दे सकती है। क्या मॉडलिंग करना ना करना उसका फैसला है, इसमें हम लोग कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इतना कहकर उन्होंने माइक को मानवी की ओर बढ़ा दिया, तो मानवी ने मुस्कुराते हुए माइक लिया और उस शख्स के सवाल का जवाब देते हुए बोली, जी नहीं, मॉडलिंग करना कभी मेरा सपना नहीं था, ना ही मॉडलिंग में मेरी कोई दिलचस्पी है। उस वक्त मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत थी और मैंने बस उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनकी मदद की। इसके अलावा मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था। मैं अपने घर परिवार फैमिली में ही बहुत खुश हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे मॉडलिंग करने की कोई ज़रूरत है। इतना कहकर माइक वापस शिवम जी को दे दिया, तो शिवम जी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, चलिए अब जब आप मेरे बेटे बहू से मिल लिए, तो अब आप सब जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं, तो मिलिए मेरी बेटी दीपिका और मेरे होने वाले दामाद राघव बजाज से। इतना कहकर वापस से एंट्रेंस की ओर इशारा किया, तो एक बार फिर सभी की नज़रें एंट्रेंस पर आ रहे राघव और दीपिका पर ठहर गई। मीडिया वाले जल्दी से उन दोनों की फोटो क्लिक करने लगे। वहीं राघव और दीपिका मुस्कुराते हुए स्टेज पर आए और झुककर शिवम जी का आशीर्वाद लिया। मानवी, ऋषभ बाकी परिवार वालों के पास जाकर खड़े हो गए। वहीं पर विशाल और वर्षा भी खड़े हुए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बहुत बड़ा झटका उनके लिए इंतजार कर रहा है। सभी परिवार वाले उन दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी जानवी जी ने मानवी से पूछा, मानवी, तुमने सुनैना जी को फोन किया? वो कब तक पहुंच रही है? अब तो सगाई भी शुरू होने वाली है, वो अभी तक आई नहीं। तो मानवी उनकी बात का जवाब देते हुए, नहीं माँ, काकी नहीं आ रही। मैं उन्हें सुबह से फ़ोन कर रही थी, पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। शाम को उनका मैसेज आया कि तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ रही। उसकी बात पर जानवी जी को अफसोस जताते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वहीं शिवम जी वापस से सभी लोगों से बोले, एक मिनट गाइज, आप लोगों को एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, और वो ये है कि यहाँ एक सगाई नहीं बल्कि 2 सगाई होगी। उनकी बात पर रिश्तेदार आपस में सोचने लगे। वहीं विशाल और वर्षा भी सोचने लगे कि दूसरी सगाई किसकी हो सकती है। तभी शिवम जी आगे बोले, और आप सबको एक राज की बात बताऊं, इस सगाई के बारे में उन लोगों को पता भी नहीं है जिनकी आज सगाई है, बिकॉज हम सभी फैमिली मेंबर ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो दूसरा कपल कौन है? तो सभी लोगों ने जोर की हुटिंग होने लगी, तो पूरे हॉल की लाइट डिम हो गई। वहीं ऋषभ ने इशारा किया तो 2 फोकस लाइट एक विशाल और एक वर्षा के ऊपर हो गई, जिससे वो दोनों ही हैरान हो गए। तो सभी लोगों की नज़र उन दोनों की ओर घूम गई। तभी शिवानी जी वर्षा के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यों बेटा, तू क्या इतनी बड़ी हो गई जो अपने जज्बातों को अपनी माँ से छुपा लेगी? तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तू विशाल को कितना चाहती है?
अरे उसके घर आने पर जो चमक तेरी आंखों में आती है, उसे देखते ही मुझे पता चल गया था कि विशाल तेरे रोम रोम में बस चुका है। तभी विशाल की मम्मी विशाल के पास आई और उसका कान पकड़ते हुए बोली, अरे बहन जी, इन बच्चों ने तो अपने जज्बात छुपाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये भी जब भी मैं इस शादी की बात करती तो हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देता। मुझे क्या पता था कि इसके दिल में बचपन से ही आपकी बेटी बसी हुई है। वो तो अगर ऋषभ मुझे इसकी फीलिंग के बारे में नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तभी शिवानी जी हल्के गुस्से में वर्षा से बोली, अरे तू हमें बताती तो क्या, हम तुझे विशाल से अलग कर देते। मैं तुझसे गुस्सा हूँ, तूने इस बात को छुपाया, पर खुशी भी है कि तूने अपने लिए विशाल जैसे लड़के को पसंद किया। बचपन से ही उसने तुझे ढूंढने में मेरा बहुत साथ दिया है, इसीलिए उसकी खातिर तुझे माफ कर रही हूँ। अब जा स्टेज पर पहले सगाई कर ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। उनकी बात सुनकर विशाल वर्षा हैरानी के साथ बहुत खुश भी थे। उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी फैमिली उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज देगी। अब उन्हें समझ आया था कि क्यों उन्हें भी राघव और दीपिका के साथ तैयार होने को बोला गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने परिवार को थैंक यू कहकर एक दूसरे का हाथ थाम स्टेज की ओर बढ़ गए और उसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट पूरे गार्डन हॉल में गूंज उठी। तभी मानवी और शिवानी जी अंगूठी लेकर स्टेज पर पहुंच गई। वहीं विशाल की तरफ से विशाल के मामा की बेटी और राघव की तरफ से उसके ताऊजी की बेटी उन दोनों की अंगूठियां लेकर ऊपर पहुंच गई। तो पहले वर्षा और दीपिका ने राघव और विशाल को अंगूठी पहनाई, फिर राघव और विशाल ने दीपिका वर्षा को अंगूठी पहना दी, जिसके साथ एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर दोनों कपल ने अपने परिवार वालों का आशीर्वाद लिया। राघव और विशाल के पापा इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए उन दोनों ने सबसे पहले दादू और शिवम जी का आशीर्वाद लिया। फिर घर के बाकी लोगों का। सभी रिपोर्टर सभी कपल्स की फोटो खींचने में लगे हुए थे, ताकि कल टीवी और अखबारों में सहगल परिवार की न्यूज हेडलाइन बनाकर छाप सके। थोड़ी देर में सभी लोग स्टेज से नीचे उतर आए और नीचे लगी कुर्सियों पर बैठ गए। तभी पायल और पीयूष स्टेज पर आए और सभी लोगों से बोले, चलिए सगाई तो हो गई, अब कुछ नाच गाना हो जाए। अरे इतनी खुशी के मौके पर अगर कोई नाच गाना ना हो तो फिर सेलिब्रेशन का मजा नहीं आता। वैसे भी यहाँ एक नहीं दो दो सगाई हुई है, तो मस्ती करनी तो डबल बनता है। तो कौन कौन मेरे साथ है, अपना हाथ ऊपर करके बताइए। उनकी बात पर पीछे बैठे रिश्तेदार अपना हाथ ऊपर उठा देते हैं। तभी पीयूष पायल से माइक छीनकर मुस्कुराते हुए सभी से बोला, तो फिर चलिए इसी खुशी के मौके पर सबसे पहले परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाते हैं हमारे प्यारा दादा और दादी को। तो दादी हो जाए ना। इतना कहकर दादी की तरफ देखने लगा तो नीचे बैठी दादी ने गुस्से में उसे अपने पैर से सैंडल उतार कर दिखा दी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, पीयूष तू नीचे आ गधे, तुझे दिखता नहीं है कि इन बूढ़े पैरों में अब चलने तक की जान नहीं बची है और तू हम सबके सामने स्टेज पर नचाकर हमारी बेइज्जती करना चाहता है। तू आ नीचे, तब तुझे बताती हूँ। तो पीयूष रोनी सी सूरत बनाकर बोला, पर दादी मैंने कब कहा कि आप ऊपर आकर स्टेज पर डांस करो। अरे आपको जो कुछ करना हो कर लेना, अगर नहीं भी आना चाहती तो मत आओ, मैं माइक लेकर आपके पास आ जाऊंगा, पर ये सैंडल तो मत दिखाओ। आई स्वेयर दादी बहुत जोर की पड़ती है, इसका नंबर बेशक 12 ना हो पर मेरे चेहरे पर 12 बजा देती है। ये कहते हुए वो माइक पर बोल रहा था। उसकी बात सुनकर सभी रिश्तेदारों यहाँ तक कि परिवार वालों की भी हंसी छूट गई। वहीं पीयूष डरते हुए माइक लेकर दादी के पास आया कि दादी ने पहले उसे घुरा, फिर एक हाथ से उसके कान को मोड़ दिया। पीयूष दर्द से चिल्ला उठा और अपने कान को सहलाने लगा। वहीं दादी ने मुस्कुराते हुए उससे माइक ले लिया और दादू फिर अपने परिवार की तरफ देखा और माइक को अपने होठों के पास लाकर बोली, मेरे लिए मेरा सब कुछ अब मेरा परिवार ही है। इनमें ही मेरी जान बसती है। मैं इन्हें देखकर खुशी से जी उठती हूँ, इन्हें दुखी देखकर मेरी जान निकलने लगती है। ईश्वर से भी मेरी यही प्रार्थना रहती है कि वो इनकी जिंदगी में कभी दुख सभी दुख मेरी झोली में डाल दे और इन्हें खुश रखे। मैं अपने जज्बातों को अपने परिवार के प्रति व्यक्त तो नहीं कर सकती, पर ये छोटी सी कोशिश यहाँ मौजूद सभी को और इस ईश्वर को मेरे जज्बातों से रूबरू कराने की। इतना कहकर माइक अपने होठों के पास लाई और गाने लगी, प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो आंगन में मेरे, खुशियाँ ही खुशियाँ हो आंगन में मेरे, दुख से परे हमेशा मेरा परिवार हो। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। उनका गाना सुनकर ऋषभ, मानवी, विशाल, वर्षा, दीपिका, राघव सभी अपनी अपनी जगह से उठकर दादी के पास आ गए। कोई दादी के सोफे के पीछे दादी के कंधों पर हाथ रखकर उनसे लिपट गया, तो ऋषभ उनके बगल में आकर उनसे लिपट गया।
इन शॉर्ट सभी ने कहीं न कहीं से दादी को अपनी बाहों में भर लिया। मानवी ने भी उनके कदमों में आकर अपना चेहरा उनके घुटनों पर टिका दिया। वहीं बाकी परिवार वाले भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। दादी भी मुस्कुराने लगी। उन्होंने अपने दोनों कांपते हाथों से दीपिका वर्षा का चेहरा थामा, मतलब एक-एक हाथ से उनके गाल से लगा लिया और मुस्कुराते हुए आगे गाने लगी। सर पे दुआ का आंचल है डाला, नाजों से मैंने तुझको है पाला। फिर ऋषभ मानवी का हाथ थामकर उन दोनों के हाथ को एक दूसरे के हाथों में देते हुए गाने लगी, मन्नत ये मेरी रब पूरी कर दे, हर सुख से तेरे दामन को भर दे। फिर विशाल का हाथ थामकर वर्षा का हाथ उसके हाथ में थमाते हुए और दीपिका का हाथ राघव के हाथ में थमाते हुए प्यार से उनके गाल को छूते हुए आगे गाने लगी। तू डोली चढ़ के जिस आंगन में जाए, सोने की छत हो उसकी, चांदी की दीवार हो। फिर ऊपर आसमान की ओर हाथ जोड़ते हुए आगे गाया, प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। इतना गाने के बाद उनका गला चिपकने लगा तो वो चुप हो गई। वहीं सभी रिश्तेदार जोर जोर से तालियां बजाने लगे। पीयूष भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगा तो दादी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उनका गाल छूते हुए बोली, अब तू भी शादी कर ले, देख तेरा दोस्त भी सेटल हो गया, कुछ दिन में तो 2 से 3 हो जाएंगे, दीपिका और वर्षा की भी शादी हो जाएगी, तू ही बचा है बस अखंड सिंगल। क्या अब सिंगल ही मरेगा? वैसे लगता तो नहीं, देख रही हूँ तेरे पीछे खड़ी वो क्या नाम है उसका, पायल, उसे खूब बन रही है तेरी जोड़ी भी अच्छी है, मेरी मान उसे ही पटा ले, कहीं देर की तो कोई दूसरा आकर तेरा पत्ता न काट जाए। पहले तो उनकी बात सुनकर पीयूष का मुंह खुला का खुला रह गया। बाकी लोग भी उसके इस रिएक्शन पर हंसने लगे। वहीं दादी की 2 से 3 होने की बात सुनकर जहां ऋषभ की आंखों में चमक आ गई और उसने उस नन्ही चमकती हुई आंखों से मानवी की ओर देखा, तो वहीं मानवी ने शर्माते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। वहीं पीयूष बनाते हुए वहां से वापस स्टेज पर चला गया, पर दादी की बातों ने उसके दिल में खलबली मचा दी थी। वहीं दादी उसके इस रिएक्शन पर मुस्कुरा उठी थी। तभी पायल मुस्कुराते हुए बोली, चलिए दादी की परफॉर्मेंस तो सॉलिड थी, इतनी कि जहां उनकी आवाज से होठों पर हंसी थी तो वहीं आंखों में नमी। अब देखते हैं दादी के बाद माँ पापा की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो इस परफॉर्मेंस को देने आ रहे हैं हमारे प्यारे शिवम अंकल, शैलेंद्र अंकल और हमारी लवली आंटी, जानवी आंटी और शिवानी आंटी जी। तो तालियों से स्वागत कीजिए इनका। उसके इतने कहने पर चारों तरफ फिर से तालियां बजने लगी। इनकी परफॉर्मेंस ओल्ड सॉन्ग पर रिमिक्स थी, जिसमें कुछ मिक्स सॉन्ग थे जैसे कजरा मोहब्बत वाला, उड़ी जब जब तेरी जुल्फे, ए मेरी जोहरा जबी, और उन परफॉर्मेंस को रॉकिंग बनाया इनके टूटे फूटे डांस ने, जिसमें ये लोग नाच कम रहे थे और एक दूसरे से लड़ ज्यादा रहे थे। वो इसीलिए कि जिन स्टेप को शिवानी जी और जानवी जी करती उन्हें शिवम जी और शैलेंद्र जी नहीं कर पाते, और जिन स्टेप को वो दोनों करते उन्हें वो दोनों नहीं कर पाते। और इसी खींचातानी में 2 बार शिवानी जी गुस्से में शैलेंद्र जी को अपनी कमर से ठुमके मार चुकी थी, जिससे वो गिरते गिरते 2 बार बचे थे। वहीं जानवी जी ने भी शिवम जी को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बार बार उनके पैरों में अपने पैर उड़ा देती और तो कभी उनकी साड़ी शिवम जी के पैरों में उलझ जाती। वहीं नीचे बैठे इनके बच्चे मुंह फाड़कर अपने माँ पापा और सास ससुर को ऐसे लड़ाई झगड़े वाला डांस देख रहे थे, साथ ही फ्यूचर के लिए कुछ टिप्स भी ले रहे थे कि कैसे अपने अपने पार्टनर को आगे चलकर हैंडल करना है। वहीं नीचे बैठे रिश्तेदारों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ के तो हंस हंसकर पेट में दर्द भी हो चुका था। तभी शिवम जी और शैलेंद्र जी हार मानते हुए वहीं स्टेज पर अपना सर पकड़कर बैठ गए और लंबी लंबी सांस लेने लगे, जिसकी वजह से जानवी जी और शिवानी जी एम्बेरेस्ड होते हुए गुस्से में उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे ले आई। और इसी के साथ एक बार फिर से वो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, जिसमें इस बार सभी लोगों की खिलखिलाती हंसी भी शामिल थी। उन चारों के स्टेज से जाने के बाद पीयूष हंसते हुए स्टेज पर आया और हंसते हुए शबी से बोला, चलिए इनका डांस तो देख लिया, जो वाकई में कमाल धमाल और बेमिसाल था। अब इनकी समधनों का डांस देखा जाए, आई मीन राघव जी और विशाल जी की मम्मी का। तो क्या कहते हैं आप लोग? तो सब लोग जोर से हाँ हाँ चिल्लाने लगे। तो नीचे विशाल की मम्मी उर्मिला मना करने लगी क्योंकि उन्हें डांस आता नहीं था, पर फिर मालती जी के जोर देने पर उनके साथ आ गई। अब भाई समधन जी नाचने आए और समधी जी बैठे देखते रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें स्टेज पर जाते देख नीचे बैठे शैलेंद्र जी, शिवम जी के अंदर का मजनू जागने लगा। अब भाई उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, दिल से तो आदमी जवान ही रहता है। तो बस अपनी समधनों को स्टेज पर जाते देख
उनके अंदर का फ्लर्टी कीड़ा बाहर आने लगा और वो भी उनके पीछे स्टेज पर चले गए। वहीं उन्हें उर्मिला जी और मालती जी के पीछे जाते देख जाह्नवी जी और शिवानी जी जल भुन गई। वहीं स्टेज पर जाकर उन दोनों ने पीयूष के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर पीयूष ने डर कर शिवानी और जाह्नवी जी की ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखकर अपने माथे और दिल से बचा लेना जैसा साइन किया और फिर म्यूजिक वाले के पास जाकर कुछ बोला, जिससे अगले ही पल गाना बजने लगा, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जोबन का जोश जोश, नहीं तेरा कोई दोस्त दोस्त, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। भैया गाने को सुनते ही मालती जी और उर्मिला जी शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो एक ही जगह पर खड़ी मुस्कुराते हुए इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी। और वहीं हमारे मजनू मतलब शिवम और शैलेंद्र जी अपने हाथों में रुमाल लिए उनके चारों ओर घूमते हुए सॉन्ग पर डांस कर रहे थे। तभी मालती जी, जो कि रिश्ते में शिवम जी की पहले से साले लगती थी, क्योंकि जानती जी और मालती जी दोनों ही बचपन की दोस्त हैं, उन्होंने उर्मिला जी को इशारा किया और दोनों अपनी जगह पर धीरे धीरे नाचने लगी। भैया उन दोनों के नाचते ही जैसे शिवम जी और शैलेंद्र जी में 24 की उम्र वाली एनर्जी वापस आ गई। वो दोनों फुल ऑन एनर्जी के साथ नाचने लगे, जैसे इस वक्त वो 54 के नहीं 24 के हो। वहीं नीचे बैठे राघव और विशाल, वो तो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे और सीटी बजाते हुए हुम्टिंग कर रहे थे। वहीं वर्षा और दीपिका अपनी माँ के चेहरे को देखा, जो कि गुस्से में उन्हें घूर रही थी। वो कोनी मारते हुए उन दोनों को शांति से बैठने को कह रही थी, पर वो दोनों बस अपनी ही मस्ती में थे और झूम-झूम कर अपने ससुर के डांस स्टेप फॉलो कर रहे थे। वहीं ऋषभ, जो कि जूस पी रहा था, अपने पापा को ऐसे रोमियोगिरी करते देख उसके मुंह से जूस ही बाहर निकल आया था और वो मुंह फाड़े उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर में डांस खत्म हुआ तो दोनों अपना पसीना पोंछते हुए नीचे आने लगे कि दोनों की नज़र अपनी अपनी वाली के गुस्से से लाल शक्ल पर पड़ी, तो दोनों की ही सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। शिवम जी शैलेंद्र जी से धीरे से उनके कान में बोले, जीजू ये जाह्नवी मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? कहीं हमने अपने समधनों के साथ फ्लर्ट करके कोई गलती तो नहीं कर दी? तो शैलेंद्र जी भी धीरे से उसके कान में, अब मुझे क्या पता, तुम्हारी बहन भी तो मुझे ऐसे ही घूर रही है। लगता है हमने डांस नहीं किया है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जिसकी सजा हमारी बीवियां हमें अंदर अकेले हमारे कमरे में देगी। अब तो बस भगवान ही हमें बचा सकता है। इतना कहकर दोनों एक नज़र ऊपर आसमान में देखकर बनावटी हंसी के साथ जाह्नवी और शिवानी जी के पास पहुंच गए और खड़े होकर आगे का प्रोग्राम एंजॉय करने लगे। तभी पायल मुस्कुराते हुए स्टेज पर आई और सभी से बोली, चलिए अब आपने फैमिली मेंबर्स का डांस तो देख ही लिया है, अब आते हैं हमारे मेन कपल पर, जो कि 3 हैं, ऋषभ सर, मानवी मैम, दीपिका, राघव जी और विशाल वर्षा जी। और ये सभी अपने डांस परफॉर्मेंस के साथ अपनी अपनी लव जर्नी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे पहले कपल विशाल वर्षा जी का। तो विशाल और वर्षा एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर आए। पायल में एक एक माइक उन लोगों को दे दिया और खुद वहां से बैक स्टेज चली गई। तभी विशाल ने माइक अपने होठों के पास लाया और बोलना शुरू किया, अपनी मोहब्बत के बारे में क्या कहूँ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी मोहब्बत को मेरे साथ लाने में मुझसे मुझसे ज़्यादा कोशिश मेरी फैमिली ने की है, जिसमें मेरी माँ, मेरा दोस्त ऋषभ और मेरे वर्षा का पूरा परिवार शामिल है। मैं बचपन से ही वर्षा को चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि हर मोहब्बत में कुछ न कुछ परेशानियाँ होती है, और वो मोहब्बत ही क्या जिसमें मोहब्बत में डूबे दिलों को दर्द ही ना मिले। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। एक हादसे की वजह से वर्षा हमसे दूर हो गई थी, जब वो बाद में मिली जब के बाद वो अब मिली, लेकिन कहते हैं ना, जब मोहब्बत सच्ची हो उससे भी बड़ी आपकी उसे पाने की चाहत सच्ची हो, तो वो आपको एक ना एक दिन मिलकर ही रहती है। तो बस मेरे परिवार वालों और मेरे दोस्तों की मदद से आज मेरी मोहब्बत मेरे पास है। फिर वर्षा की ओर देखते हुए, और वादा है कि मैं अब अपनी मोहब्बत के साथ मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वर्षा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लव यू विशाल, मैं भी आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। जब पहली बार आपसे मिली थी तब सोचा नहीं था कि आप ही वो हो जिसके लिए बचपन से लेकर आज तक मेरा दिल धड़कता आया है। जिस सुकून के लिए मैं बचपन से तड़प रही थी वो मुझे आपके करीब आकर मिलेगा। आई लव यू विशाल, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी गाना बजने लगा, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। विशाल ने मुस्कुराते हुए माइक को वर्षा के हाथ से लेकर पायल को दे दिया, फिर वर्षा का हाथ थामकर
उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया, जिससे वर्षा की धड़कनें बढ़ गई। वहीं विशाल अपनी गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपने करीब कर डांस करने लगा। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। विशाल वर्षा को गोल गोल घुमाते हुए उसके साथ डांस करने लगा। वहीं वर्षा भी अपनी आंखों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत लिए उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगी। विशाल वर्षा को गोल गोल घुमाते हुए अपनी बाहों में उठा लेता है और मुस्कुराते हुए झूमकर डांस करता है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। फिर उसके आगे घुटनों पर बैठकर गाने के आगे के बोल गाते हुए अपने हाथ वर्षा के आगे बढ़ा देता है, तो वर्षा नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। तो विशाल उसके हाथ को पकड़कर उसे घुमाते हुए गाने लगता है और उसे दूर जाने लगता है। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब है तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ तू ना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है मुझे तुझसे मिलाया है। तो वहीं पर स्टेज पर रखे गुलाब के फूलों की पेटल्स को अपनी मुट्ठी में भरकर लाता है और उन्हें वर्षा के ऊपर उछालते हुए उसे अपने करीब खींचकर गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। वहीं ऊपर आसमान में भी गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगती है, जिससे वर्षा खुशी से मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाकर उसकी बाहों में झूमने लगती है। कुछ देर में उनका डांस खत्म होता है तो सभी लोग खुश होते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उर्मिला जी, शिवानी जी की आंखें नम हो गई थी अपने बच्चों को इतना खुश देखकर। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।